दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में। राजनीतिक आधुनिकीकरण आधुनिक समाज की प्राप्ति के लिए एक ऐसा आंदोलन है जिसका प्रमुख लक्षण है अपने पर्यावरण के भौतिक एवं सामाजिक परिस्थिति को नियंत्रित या प्रभावित करने की दूरगामी क्षमता और ऐसी मूल्य व्यवस्था है जो इस क्षमता की जरूरत और इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के बारे में मूल रूप से आशावादी होती है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो कल्पना है वो उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर संकेत करती है जो खासकर आधुनिक काल में यूरोपीय देश में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के दूसरे देशों में हुई है। मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का जो संबंध है वो राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण रूपांतरण से है। तो यहाँ अब हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम के स्वरूप जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उन्हें सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। इसलिए इसे व्यापक अवधारणा यानी एक बड़ी अवधारणा मानने का एक मुख्य कारण ये है कि ये एक शहरीकरण, औद्योगिकरण, शैक्षणिक और सहभागिता से आगे के परिवर्तनों से संबंधित है। तो अब बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषाओं के बारे में जो अलग अलग विचारकों ने दी हैं। तो सबसे पहले कॉलमेन के शब्दों में राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके। वहीं क्लाउ वेल्च के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से मुक्त होती है। और डॉक्टर एस.पी. वर्मा आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कई आयाम हैं। अपनी बुक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार आधुनिकीकरण एक व्यापक घटना है जो आर्थिक विकास के क्षेत्र में औद्योगिकरण, भौतिक प्रगति, राजनीतिक व्यवस्था की प्रगति और सारत्व से सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जीवन के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन लाती है। वहीं जी.ए. आमंड और जी.बी. पावेल के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से अनिवार्य रूप से संबंधित है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बातें आती हैं। जैसे किसी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता को इसलिए आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसके द्वारा समाज के संसाधनों की वृद्धि की जा सके जिसकी वजह से राजनीतिक प्रशासन में कुशलता आ सके। दूसरी, नई समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकता में वृद्धि करना। तीसरा, समाज के सदस्यों के लिए राजनीतिक सहभागीकरण और राजनीतिक आवश्यकताओं में वृद्धि करना। वहीं इजेन सटेट ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की पहली विशेषता ये है कि राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभेदीकरण और एक केंद्रीकृत और एक एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास जिसने अपने विशिष्ट ध्येय हो। और आधुनिकीकरण की दूसरी विशेषता ये है कि केंद्रीय प्रशासनिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यों का विस्तार और समाज के सभी क्षेत्रों में उसकी क्रमिक व्याप्ति। और तीसरी विशेषता ये है कि संभावित या अंतर्निहित शक्ति का समाज के अधिकाधिक समूहों में और अंततोगत्वा सभी वयस्क नागरिकों में प्रसार। साथ ही और लास्ट विशेषता ये है कि परंपरागत अभिजन वर्ग का दुर्बल पड़ जाना, शासकों की परंपरागत वैधता का कमजोर पड़ जाना और उसके स्थान पर शासकों के शासितों के प्रति सैद्धांतिक और संस्थागत उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाना। तो इस तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से कई ज्यादा एक बड़ी अवधारणा है जो हर एक उचित मांग को स्वीकार करने के साथ साथ उसे पूरा करने और अनुचित मांगों को दृढ़ता से ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को ही राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक व्यवस्था कहा जा सकता है। तो अब बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण और विशेषताओं के बारे में। राजनीतिक आधुनिकीकरण की पहली विशेषता है विभेदीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण है राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न कार्यों में निरंतर वृद्धि, जिससे राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है और इन विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था की संस्थाओं में भी श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्टीकरण होता है। कार्य और संस्थाओं का ये विशिष्टीकरण बहुत सारे स्तरों पर प्रकट होता है और इसे ही राजनीतिक कार्यों और संस्थाओं का बहुस्तरीय विभेदीकरण कहा जाता है। दूसरी विशेषता एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास। विभेदीकरण की जो विशेषता है वो राजनीतिक संरचना में विभिन्नता और पृथकता के तत्व में वृद्धि करती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता के लिए ये जरूरी होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों और उस संस्थाओं में उचित प्रकार की एकता बनी रहे। ये जो कार्य ये राजनीतिक आधुनिकीकरण के द्वारा किया जाता है और इसे इसका एक मुख्य लक्षण माना जाता है। तीसरी विशेषता है राजनीतिक व्यवस्था का समाज के सभी क्षेत्रों में प्रवेश। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण राज्य के सकारात्मक कार्यों में तेजी से वृद्धि होती है। राज्य व्यक्ति के हित में बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कल्याणकारी कार्यों को करता है, जिससे क्या होता है सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों तक राज्य की पहुंच में वृद्धि होती है और वो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करने लगता है। चौथी विशेषता है समानता। राजनीतिक आधुनिकीकरण नागरिकों की समानता पर बहुत ज्यादा बल देता है। मतलब ये कि सभी जनता को राजनीतिक व्यवस्था में समान अवसर देने में विश्वास करता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राजनीतिक व प्रशासनिक पदों का चुनाव
जन्म और विशेष अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता व प्रतिस्पर्धा की प्रणाली के द्वारा किया जाना चाहिए। इन पदों पर नियुक्ति के बारे में जाति, प्रजाति, धर्म, वर्ण, जन्म स्थान, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसका परिणाम ये होता है कि शासन और प्रशासन में परंपरागत अभिजन वर्ग का महत्व घट जाता है। पांचवी विशेषता है राजनीति में जन सहभागिता में वृद्धि। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सामान्य जनता को सक्रिय नागरिक बना देती है। साधारण जनता स्थानीय, प्रांतीय और सामुदायिक मामलों की तुलना में राष्ट्रीय राजनीति में अधिक रुचि लेने लगती है, क्योंकि सामान्य जनता के राजनीतिक कार्यों में भागीदारी बढ़ जाती है और फिर वो अलग अलग आधुनिक संगठनों और समूहों के जरिए से राजनीति को प्रभावित करने की आकांक्षा रखती है। छठी विशेषता है कानून की समानता। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण है कि राजनीतिक व्यवस्था में कानून की सार्वभौमिकता की स्थापना है, क्योंकि इसमें कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकारा जाता है और बिना किसी भेदभाव के पूरी जनता पर कानून को लागू किया जाता है और फिर सारे नागरिक समान रूप से अपने कार्यों के लिए कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सातवीं विशेषता है शासकों की जनता के प्रति दायित्वों में वृद्धि। राजनीतिक आधुनिकीकरण के कारण शासकों के कार्यों, अधिकारों, शक्तियों और प्रभावों में वृद्धि होने के साथ साथ जनता के प्रति उसके दायित्वों और जवाबदेही में वृद्धि होती है। समता का लक्षण कानून की सार्वभौमिकता, परंपरागत अभिजन वर्ग का पतन और राजनीतिक में साधारण जन की भागीदारी शासक वर्ग को अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण करने से रोकते हैं और उसे जनता के प्रति सैद्धांतिक और संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी बनाए रखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकीकरण के द्वारा ऐसे नए अभिजन वर्ग की स्थापना भी होती है जो शासक वर्ग के उत्तरदायित्व के सिद्धांत में विश्वास रखता है। अब बात करते हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और अभिकरण के बारे में। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का अंश है। मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का उपजात है। व्यापक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अलग करके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जब समाज प्राचीन तत्वों को छोड़कर नवीन प्रतिमानों की ओर बढ़ता है, मतलब जब वो मशीनों, भवनों और प्रयोगों के अलग अलग वस्तुओं के प्रदर्शन के द्वारा आधुनिक जीवन के पहलुओं के प्रति प्रभावित होता है, तब जनसंचार में वृद्धि होती है, निवास में परिवर्तन होता है, नगरीकरण में वृद्धि होती है, कृषि व्यवसायों में परिवर्तन होता है, शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। और तब ये माना जाता है कि सामाजिक परियोजन हो रहा है, मतलब समाज प्राचीन तत्वों को छोड़कर नए प्रतिमानों की ओर बढ़ रहा है। तब सामाजिक विभेदीकरण और संरचनात्मक विभेदीकरण होता है। दूसरे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होने लगती है, जनता में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है। तो ये माना जा सकता है कि आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया चल रही है और आधुनिकीकरण की इस व्यापक प्रक्रिया का प्रभाव राजनीतिक आधुनिकीकरण पर पड़ता है और फिर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि विश्व स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण के बहुत सारे प्रतिमान पाए जाते हैं, जैसे पश्चिमी यूरोपीय प्रतिमान, पूर्वी यूरोपीय प्रतिमान, अमेरिकी प्रतिमान, दक्षिण अमेरिकी प्रतिमान, एशियाई और अफ्रीकी प्रतिमान और चीनी एवं जापानी प्रतिमान। इन सारे प्रतिमानों ने अपने अपने देश में आने वाली राजनीतिक समस्याओं का समाधान अलग अलग ढंग से किया है और इस प्रक्रिया में अलग अलग प्रतिमानों ने अलग अलग तरीकों को भी अपनाया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे समाजों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे राष्ट्रीय एकता की समस्या, प्रजाति, परंपरा, भाषा और धर्म के प्रति विशेष प्रतिबद्धता और नवीन तथा परंपरावादी मूल्यों में संघर्ष और प्रतिरोधी सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। तो अब देखते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जो सहायक अभिकरण है वो क्या है। सबसे पहले नवीन विचार। आधुनिकीकरण का सबसे पहला स्रोत है नवीन विचार। किसी भी देश के राजनीतिक ढांचे में जो परिवर्तन आता है उसकी प्रेरणाएं नए विचारों, संस्थाओं, शिल्प और उद्योग और संचार के साधनों के संपर्क से मिलता है। अगर हम भारत का उदाहरण ले तो कहा जा सकता है कि भारत के राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य स्रोत पश्चिमी विचारों का प्रभाव रहा है। दूसरा है अभिजनों तथा बुद्धिजीवियों की भूमिका। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण यही वर्ग होता है, क्योंकि किसी प्रकार के शासन प्रणाली में यही वर्ग सत्ता का वास्तविक धारक होता है। विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं आधुनिकीकरण के किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन जीवन शक्ति देने का जो काम है वो राजनीतिक अभिजनों का है। अभिजन और बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक प्रक्रियाओं को मोड़ने से लेकर उलटने तक का कार्य कर सकने की क्षमता रखते हैं, इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण में इनका स्थापन और महत्व निर्णयकर्ता की स्थिति में होता है। तीसरा है विचारधारा की भूमिका। राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं में गति लाने के लिए कई बार विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को गति देने और प्राथमिकताओं के निर्धारण में राजनीतिक विचारधारा की भूमिका सर्वाधिक होती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के जरिए से विचारधारा राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व हो जाती है। चौथा है सरकार की भूमिका। सरकार की देख में आधुनिकीकरण की तमाम गतिविधियां संचालित होती है। सरकार के पास बाध्यकारी शक्ति होती है और वो अपने निर्णयों को
क्रियान्वित कराने की स्थिति में भी होती है। इसके साथ ही सरकारें आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों की ओर पहल करती है और उन्हें प्रक्षेप देती है। सरकारें अपनी बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करके आधारभूत और अमूल परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आधुनिक युग में सारे काम सरकार के जरिए ही किए जाते हैं। विकासशील राज्यों में सरकार के ऊपर जनता बहुत ज्यादा आश्रित होती जा रही है। यही कारण है कि सरकारों को राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण उपकरण समझा जाता है। पांचवा है दलीय संगठन। राजनीतिक दलों के दलीय संगठन भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि बिना ऐसे संगठन के महान नेता भी आधुनिकीकरण के लक्ष्य की और देश को नहीं ले जा सकते। भारतीय इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदाहरण द्वारा इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू को जिन बातों का श्रेय दिया जाता है वे इस महान संगठन का सहारा मिले बिना संभव नहीं हो पाता।